चलिए आज हम बातचीत करेंगे नेरोलैक के बारे में। कंपनी के नतीजे आए हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी ने नंबर काफ़ी बेटर पेश किए हैं। ऑपरेशनली नंबर काफ़ी अच्छे हैं, मुनाफा में एक अच्छी ग्रोथ है, एबिटा में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पे जो मार्केट की उम्मीद थी उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं। तो ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है, क्या रीजंस हैं, किस तरह से इस नंबर को रीड करा मैनेजमेंट, उस पर हम बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुज जैन से। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर CNBC आवाज़ पर। थैंक यू वेरी मच। जी, अनु सर, पहले तो आप मुझे बताइए नंबर आपके हिसाब से कैसे रहे और क्या हाईलाइट है नंबर की? सो टॉप लाइन ग्रोथ 1.7% ग्रोथ है, जिसमें जैसे अपना बिजनेस डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल दोनों साइड में रहता है। तो इंडस्ट्रियल की डिमांड डिसेंट थी, बट डेकोरेटिव की डिमांड लोअर देन एक्सपेक्टेशन रही है क्वार्टर टू के अंदर। मेनली जो इरेटिक मानसून थे उसका कुछ इफेक्ट रहा। एंड पास्ट में भी हमने देखा कि जब भी दिवाली नवंबर में होती है तो थोड़ा सा डिमांड सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। बट फिर भी डेकोरेटिव की डिमांड, आई थिंक ओवरऑल डिमांड जो थी थोड़ी कम रही क्वार्टर टू के अंदर, बट इंडस्ट्रियल की डिमांड डिसेंट रही। ओके, इंडस्ट्रियल की डिमांड। ये बताइए सर कि जो डेकोरेटिव है उसमें आपकी प्रेजेंस काफ़ी बड़ी है और लेकिन अगर मैं मार्केट शेयर देखूं तो पिछले 2-3 सालों में वो आपको थोड़ा सस्टेन करने में दिक्कत हो रही है। रीज़न कोई खास इसका? सो एक्चुअली जो ये पेंट की मार्केट है ना, तो एक अगर 5 साल पहले देखें तो प्योर पेंट होता था। अभी काफी सेगमेंट्स पेंट के अंदर आ गए हैं। हम्म। कंस्ट्रक्शन केमिकल, पट्टी का सेगमेंट आ गया है। एंड आज की डेट में अगर हम देखें पेंट, प्योर पेंट की अगर देखें तो हमारी जो ग्रोथ है काफी मार्केट के अलाइंड है। लेकिन दूसरे कुछ सेगमेंट है जो हमारे इतने फोकस सेगमेंट नहीं है, तो उसमें कुछ इश्यू आता है। एंड देयरफॉर ओवरऑल ग्रोथ के अंदर वो गैप देखने को मिलता है। लेकिन अगर पिछले साल से कंपेयर करें या पिछले कुछ पीरियड से कंपेयर करें तो आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें उसमें अपना गैप कम होता नज़र आ रहा है। तो अभी अभी कितना मार्केट शेयर है आपका डेकोरेटिव में? सॉरी? डेकोरेटिव्स में अभी मार्केट शेयर कितना है आपका सर? इट शेयर क्लोज़र टू 10%, 9 टू 10% की रेंज में है। 9 to 10%, मतलब Q1 में भी लगभग ऐसा ही था और लगभग उसी के आसपास बना हुआ है। इंडस्ट्रियल रोबस्ट है, लीडर हैं आप उसके, और नए कई सारे आपने प्रोडक्ट किए हैं। रन रेट 10% के आसपास बना हुआ और इस क्वार्टर में भी अच्छा दिख रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आगे जाते हुए कोई चैलेंजेस दिख रहे हैं क्या? क्योंकि जब हम रेवेन्यू देखते हैं तो मुझे उतने अच्छे नंबर नहीं दिखे जो बाजार बहुत उम्मीद करके बैठा था कि बहुत शानदार नंबर पेश होंगे, क्योंकि बहुत जगहों पे इंडस्ट्रियल में बड़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वो बताइए मुझे सर। नहीं, तो अगर इंडस्ट्रियल में आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल की जो प्रोडक्शन ग्रोथ थी क्वार्टर टू के अंदर वो 6% की थी। हम्म। एंड जो टू व्हीलर है वो लगभग फ्लैट ग्रोथ थी, प्रोडक्शन ग्रोथ। हम्म। बिकॉज पेंट की जो ग्रोथ होती है वो लिंक होती है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की प्रोडक्शन कैसी चल रही है। तो अगर आने वाले क्वार्टर में देखें तो आई थिंक पैसेंजर व्हीकल लगभग सेम रेंज के अंदर अपना प्रोडक्शन ग्रोथ मेंटेन करने के चांसेस हैं। एंड जो टू व्हीलर जिसकी ग्रोथ म्यूटेड रही है फर्स्ट क्वार्टर में भी सेकंड क्वार्टर में भी, बट क्योंकि मानसून्स काफी नॉर्मल रहे हैं और ये दिवाली पीरियड है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के अंदर टू व्हीलर की रिकवरी होगी और रूरल की रिकवरी होगी तो टू व्हीलर पे इम्पैक्ट आएगा। एंड अगर वो बिजनेस इम्पैक्ट आएगा तो उसका पॉजिटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू में आने के चांसेस हैं। बट अनुज जी, अभी भी हम लोगों ने देखा है जो कंज्यूमर कंपनीज हैं उनके नंबर काफ़ी ख़राब हैं, वॉल्यूम ग्रोथ बिल्कुल नहीं है उनमें। और रूरल इकॉनमी या Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में चैलेंजेस हैं उनके सामने। तो मैं अगर उसी से जोड़ के देखूं, आप चूँकि कह रहे हैं टू व्हीलर्स में ग्रोथ उम्मीद से अच्छी आने की संभावना है, बट ऐसा बाकी जगहों से तो ऐसे संकेत नहीं दिख रहे हैं। नहीं, तो आप देखिए कि जनरली जो कंज्यूमर कंपनीज के भी आए हैं तो सब लोगों का एक नॉर्मल मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन तो है हाँ। कि रूरल की जो ग्रोथ है वो थोड़ा कम है। हम्म। वहाँ पे थोड़ा टफनेस है। हम्म। बट पोस्ट सीजन या दिवाली का लंबा पीरियड होने के बाद आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हैं कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा एस्टिमेट नहीं है कि रूरल में बहुत ज़्यादा रिकवरी अभी दिखेगी। हम्म। बट इफ यू कंपेयर कि जो क्वार्टर वन में हुआ या क्वार्टर टू में हुआ, हम्म। उससे बेटर ग्रोथ होने के चांसेस आने वाले पीरियड में हो सकते हैं। उससे बेटर हो सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ नए सेगमेंट भी इसमें रखे हैं जिसमें टाइल वाले, एडहेसिव, वुड, कई सारे नए सेगमेंट आपने शुरू किए हैं। छोटा है अभी, लेकिन मैं उसमें जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट है तभी आपने उसको शुरू किया। उसमें किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है? वो चूंकि वो किसमें, आप इसको इंडस्ट्रियल में रखेंगे ना सर? नहीं, वो डेकोरेटिव का पार्ट है। ओके। जो वाटर प्रूफिंग और एडहेसिव्स वगैरह है वो डेकोरेटिव का पार्ट है। हम्म। एंड उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है बिकॉज़ ऑब्वियसली बेस उसके अंदर लोअर है, तो ग्रोथ उसमें काफ़ी अच्छी आ रही है और आज की डेट में एक डिसेंट पार्ट ओवरऑल सेल का उस सेगमेंट से आना शुरू हो गया है। एंड वो कंटीन्यूअस ग्रोथ स्टेज के ऊपर है। ओके। अच्छा, कैपेक्स आपने अनाउंस कर रखा था सर 350 करोड़ के आसपास का, उसमें क्या अपडेट है सर? उस
का क्या लेके चल रहे हैं आप? हाँ, तो वही जो हमने अनाउंस किया था अप्रॉक्सिमेटली 290 करोड़ के एडिशनल जो कैपेक्स बजट थे और रेगुलर जो अपना 80-100 करोड़ का बजट चलता है। हम्म, तो 290 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हमने इनिशिएट किए हैं, तो उसी पे हमारा फोकस है। ओके। अब सर मार्जिन समझाइए मुझे। मार्जिन आपका इम्प्रूव होता हुआ दिखा है यहाँ पे मुझे, और करीब करीब 14% एब्सोल्यूट टर्म में लेके आए, वाई वाई आप 10.3 के सामने, वो भी हायर इनपुट कॉस्ट पे। अभी भी चूंकि बहुत सारी वेरिएंस जो है उसके वो स्टेबल नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे मूव करेंगे। आपको कैसे दिख रहे हैं मार्जिन के हिसाब से? तो अभी जैसे क्वार्टर 2 में देखें तो प्राइस स्टेबल है एंड दैट्स व्हाई उसका एडवांटेज मार्जिन्स में दिख रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, क्रूड की वॉलेटिलिटी है या फॉरेक्स की जो वॉलेटिलिटी है, उससे ऐसा लगता है कि शायद प्राइसेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर बढ़ेंगे। तो आज की डेट में कॉल लेना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा कोई सिचुएशन होती है एंड उसमें अगर ये प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट आता है, तो वेट करते हैं कि कब वो स्टेबलाइज़ होगा। तो एज़ ऑफ नाउ दिखाई देता है कि जो क्रूड और फॉरेक्स की वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस ऊपर जा सकता है थर्ड क्वार्टर के अंदर। बट वो किस लेवल पे कब तक स्टेबलाइज़ होंगे उसका हम वेट करेंगे और उसके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट कॉल होगी वो लेंगे। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो मतलब ये कि फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश की बात करें, फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर जाएगा, पास ऑन हो पाएगा या मार्जिन हिट लेंगे आप? तो फिनिश प्रोडक्ट का प्राइस तभी ऊपर जाता है जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस लाइक क्रूड के से जो इम्पैक्ट आता है या फॉरेक्स की वजह से जो इम्पैक्ट आता है, बट सर फेस्टिव तो सीजन तब तक वो खत्म हो चुका होगा, तो डिमांड रहेगी नहीं इतनी ज़्यादा जो रोबस्ट रहेगी, तो फिर कैसे प्राइस हाइक लेंगे फिर? नहीं, नहीं, प्राइस हाइक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर ये रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ ऊपर जाते हैं, अभी जैसे आपके प्राइसेज़ कूल ऑफ हुए हैं, तो जनरली पेंट इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में जब प्राइस कूल ऑफ होते हैं, जब बढ़ते हैं तो हम प्राइस हाइक लेते हैं, जब कम होते हैं तो प्राइस रिडक्शन अपने कस्टमर्स को देते हैं। लेकिन आज की डेट में हम उसको होल्ड करके रखे हुए हैं बिकॉज़ सिचुएशन स्टेबलाइज़ नहीं हो रही है। तो कल को अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ वापस बढ़ते हैं तो वी विल वेट कि कब तक ये सिचुएशन स्टेबलाइज़ होती है एंड देन टेक अ राइट कॉल कि प्राइस इंक्रीज़ होना चाहिए, प्राइस डिक्रीज़ होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग। ओके। लास्ट क्वेश्चन सर, ये बताइए कि अभी जो आप ग्रोथ के ट्रिगर्स लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं इस पूरे ईयर के लिए गाइडेंस के तौर पे, वो बताइए सर। नहीं, तो अभी जैसे 2 क्वार्टर निकल गए हैं और अगले 2 क्वार्टर का आउटलुक जैसे मैंने बोला कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उनका जो जिस तरह का ग्रोथ पैटर्न रहा है हम लोग मान के चलते हैं कि वही सेम ग्रोथ पैटर्न आने वाले 2 क्वार्टर में रहेगा एंड डेकोरेटिव की डिमांड आने वाले 2 क्वार्टर में पहले 2 क्वार्टर से बेटर नज़र आती है। तो ओवरऑल आई थिंक डिसेंट ईयर जो पिछले मेबी पिछले साल से 1-2% कम हो सकता है बट डिसेंट डिमांड या डिसेंट आउटलुक नज़र आता है साल का। ओके। अनुज जी, चूँकि आप इंडस्ट्री के वेटरन हैं और वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, अब इस सेगमेंट में बहुत कंपटीशन बढ़ने वाला है। मतलब पूरे पेंट इंडस्ट्री में जितना स्टैटिक इन्वेस्टमेंट है उसका लगभग 30-40% एक अकेली कंपनी लेके आ रही है। इंडस्ट्री के डायनेमिक्स में किस तरह का असर पड़ेगा, आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक एंगल से अगर देखें जो पेंट इंडस्ट्री में जो पेंट का पेनिट्रेशन है वो 55% की रेंज में है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका 25-30% का कंट्रीब्यूशन आता है। तो वैसे अगर आप किसी भी कंज्यूमर मार्केट में देखें तो जब नंबर ऑफ प्लेयर इंक्रीज़ होते हैं एंड देयरफॉर कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होता है, तो उसमें एक एडवांटेज इंडस्ट्री को ये भी आता है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ थोड़े बढ़ने के चांसेस रहते हैं, फॉर्मलाइज़ेशन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। एंड पिछले कई सालों में अगर हमने देखा तो पेंट एक स्टेबल ग्रोथ यानी डबल डिजिट में ग्रोथ मेंटेन करता है। तो अज्यूमिंग कि आने वाले टाइम में भी डबल डिजिट की ग्रोथ चलती रहेगी, 50,000 करोड़ की अप्रॉक्सिमेटली अगर फॉर्मल सेक्टर की इंडस्ट्री देखें तो 50,000 करोड़ का मार्केट है, तो 10% ग्रोथ 5,000 करोड़। सो आई थिंक इस सिचुएशन के अंदर जो पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ है, उस ग्रोथ में मार्केट नए प्लेयर्स को एब्ज़ॉर्ब कर सकती है। इनिशियली एक हाइटेंड कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री में रहेगा व्हिच इज़ फाइन, बट कस्टमर के एंगल से अगर देखें तो फ़ायदा है बिकॉज़ नए प्रोडक्ट आते हैं, इनोवेशन आती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, तो ओवरऑल इंडस्ट्री एक बेटर ग्रोथ की तरफ जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन बढ़ जाती है, इट्स फाइन, बट जैसे हम लोग हैं मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, सबकी अपनी स्ट्रेंथ है, एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, एस्टेब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आई थिंक नंबर ऑफ प्लेयर्स विल इंक्रीज, देयर विल बी सम इंक्रीज कंपटीशन, बट आई फील कि ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। सर ये बहुत आपकी इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी बात है कि इसलिए पिछले 2-3 दशक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी ग्रोथ पे इंडस्ट्री चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्लेयर्स आराम से उसको
उसको राइड कर रहे हैं, कोई उथल पुथल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ स्टेडी शानदार ग्रोथ। अब एक नया प्लेयर आ रहा है, आपने एक शब्द यूज़ किया कि फॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या? कहना डिफिकल्ट है। देखिए, पेंट इंडस्ट्री है, हाँ, एज यू सेड, बड़ी स्टेबल पार्ट है, और यहाँ पे कोई ऐसा अलग तरह का प्राइस सूट लेने से भी कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं आता है, बिकॉज आपको ब्रांड बिल्डअप करना पड़ता है, आपको रिलेशनशिप डीलर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर के साथ बिल्डअप करना पड़ता है। तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एंड हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि अगर कोई खाली प्राइस के ऊपर अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं होता है। तो क्वालिटी गेम है, विच इज़ जो सबके लिए बेटर है। तो अगर नए प्लेयर भी आते हैं, वो क्वालिटेटिवली कैसे अपने आप को बिल्डअप करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। ओके, तो अगले 3-6 महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, वो हम लोग देखेंगे। और एक बहुत ही शांत और बेहतरीन इंडस्ट्री में कुछ उथल पुथल हो सकती है। गेम शब्द का आपने अगेन यूज़ किया, हम लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया अनुज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग अगले 1-2 क्वार्टर बहुत क्लोजली इसको देखेंगे और फिर आपसे चर्चा भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंसाई नेरोलैक इंडस्ट्रियल का लीडर और डेकोरेटिव में 3rd प्लेस, और बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट कंपनी ने पेश किए। लेकिन जैसा कि अनुज जी ने कहा कि आगे जाते हुए ये क्रूड और करेंसी की वॉलेटिलिटी काफ़ी को डिपेंड करेगी। एक नया प्लेयर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आने वाली है, उसका भी असर इस सेक्टर में ज़रूर पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए आप टाटा स्टील के मैनेजमेंट की बातचीत।